अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंज मीटिंग पोएम। और इससे पहले मैंने जो है वो विल्फ्रेड ओवन की बायोग्राफी को और उनकी जो पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब हम जो है वो अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो थी ये 1918 के आसपास जो है ये लिखी गई है। कंफर्म जो है पता नहीं है, लेकिन 1918 का पीरियड ही है जिसके अंदर जो है इस पोएम को लिखा गया है। 1919 के अंदर जो है इस पोएम को पब्लिश किया गया है। और ये पोएम जो है ये भी वॉर के अबाउट है, जैसे कि हमने पहले पोएम जो थी वो डिस्कस की थी। और इस पोएम के अंदर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, जो कि विल्फ्रेड ओवन ने अपनी लाइफ के अंदर जो थे उनको खुद अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया था, जब उन्होंने वॉर के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो लाइन फर्स्ट है इसकी, इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि ऐसे लगता है जैसे जंग से जो है वो मैं बच गया हूँ। मतलब स्पीकर जो है वो बता रहा है कि वो जंग से जो है वो फ़रार हो गया है। और वाकई कोई भी जंग में जो है वो फंसना नहीं चाहता। और फर्स्ट लाइन से ही हमें जो है ये हिंट मिल गया है कि ये सारी पोइम जो है ये वॉर के अबाउट है। नेक्स्ट लाइन है, डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल long since scoped through granite which titanic wars had ground। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरी और टनल मीन्स कोई सुरंग वगैरह। तो इसके अंदर पोइट जो है वो सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर पोइट क्या कह रहा है, इन लाइंस के अंदर जो है वो स्पीकर को जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। लेकिन अब हम जो है वो थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं इनका, कि पहले बहुत बड़ी जो वॉर्स हुआ करती थी और उन वॉर्स की वजह से जो था वो ग्रेनाइट को खोद कर जो है वो सुरंग बनाई जाती थी। ये जो है ये अंदाज़े लगा रहा है हमारा स्पीकर। अब इन लाइंस में पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि टनल को एज अ प्रोफाउंड, जिसका मतलब है कि फ़िज़िकली जो है वो टनल जो है वो बहुत डीप है और टनल को बहुत गहराई में जो है वो खोदा गया है। और सुरंग ग्रेनाइट को खोद कर जो है वो बनाई गई है। वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब ये पोइम लिखी गई है उस टाइम पे क्या होता था कि आर्मी जो थी वो अपने जो एनिमीज़ थे उनसे बचने के लिए सुरंग या फिर जो खंदक वगैरह होती थी उनमें छुपते थे, या फिर ये कह लें कि उनसे छुपने की बजाय या फिर अटैक करने के लिए जो थे वहाँ पर वो बैठते थे। अब बात को कंपेयर करने से पता चलता है कि जब पोइट ने ये पोइम लिखी थी तब सारे इंसिडेंट्स जो थे वो पोइट के माइंड में जो थे फ्रेशली जो थे वो उसके माइंड में मौजूद थे। नेक्स्ट लाइन है, yet also their encumbered sleepers groaned too fast in thoughts और death to be bestirred। सुरंग में लोग जो थे वो दर्द से जो थे वो कराह रहे थे। मतलब यहाँ पर सुरंग में कुछ लोग मौजूद थे जो कि ग्रोनिंग मतलब कराहना होता है और स्लीपिंग सो रहे थे। नेक्स्ट लाइन में पोइट जो है वो कहता है ना सिर्फ लोग जो थे वो दर्द में कराह रहे थे बल्कि टू फास्ट इन थॉट्स का मतलब है कि वो थिंकिंग में जो थे वो बिजी थे या फिर मर चुके थे। देन एज आई प्रोब्ड देम वन स्प्रिंग अप एंड स्टेयर्ड विद पिटियस रिकॉग्निशन इन फिक्स्ड आइज। यहाँ पे जो प्रोब्ड है इसका मतलब होता है हिलाना, और स्प्रिंग अप मीन्स के वो उठ खड़ा हुआ, वो जिस इंसान को भी उसने जो है वो हिलाया था। और कहते हैं कि वो जो है वो फिक्स्ड आई से मतलब नफ़रत से जो है वो मेरी तरफ जो है वो देख रहा था। अब इन लाइंस के अंदर क्या है कि पोइट को जो है वो बात क्लियर नहीं है कि स्पीकर जो है वो जो लोग करा रहे हैं उनकी तहकीक कर रहा है। स्पीकर जो है वो इधर उधर जो है वो घूम रहा है और हिलाता है, तो उनमें से एक आदमी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो खड़े होने वाला आदमी उन्हीं में से है जो लोग दर्द में जो थे वो करा रहे हैं, या फिर ये भी कह लें कि उनमें से था जो मर चुके हैं। और वो आदमी स्पीकर की तरफ जो है वो देख रहा है, जैसे ही वो स्पीकर को जो है वो जानता है और वो आदमी अपने हाथों को जो है वो उठाता है इस स्ट्रेस में, या फिर ये कह लें कि वो एक्सट्रीम एनजाइटी या फिर सोरो। और इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वो पेन में है और वो स्पीकर को जो है वो ब्लेसिंग दे रहा है।
जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ़ टू ब्लेस, कि वो जो है वो मायूस हालत में जो है वो अपने हाथ उठा रहा है और वो जो है वो ब्लेसिंग दे रहा है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट इन हेल, एंड हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बदतर होती रहती हैं। स्पीकर वॉक कर रहा है मुर्दा लोगों के दरमियान में से। अब हम नोटिस करेंगे कि किस तरह ओवन ने डिस्क्राइब किया है और सस्पेंस जो है वो डाल दिया है। मतलब एक बात को जो है वो हम जो हमारे पोइट हैं उसने जो है उसको लंबा कर दिया है। जैसे वो डायरेक्ट भी कह सकता था कि वो हेल में है, इसके अंदर उसे फैक्टर ऐड कर किए हैं कि डेड पर्सन उसकी तरफ देख रहा है। फिर पोइट ने कहा कि उसने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब पहचान लिया, और फिर जो है वो उसकी तरफ स्माइल दे रहा है। और अब क्या है कि वो जो उसकी तरफ जो है वो देख रहा है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम जो हैं वो हेल के अंदर जो हैं वो खड़े हैं। नेक्स्ट लाइन है 11। विद 1,000 fears that vision face was grained, yet no blood reached there from the upper ground। अभी ये जो शख्स है, मतलब जो सेकंड पर्सन है, वो खौफज़दा है क्योंकि उसके चेहरे के जो तासुरात हैं ना वो बता रहे हैं, या फिर ये कह लें कि जो उसके चेहरे के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे कि 1,000 fears से जो है वो बना हो। लेकिन नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या कहता है कि यहाँ पर कोई ब्लडशेड नहीं है और ना ही गन शूट का साउंड है जो इस आदमी को जो है वो सुनाई दे रहा है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, और फर्स्ट लाइन क्या थी, इट सीम्स दैट आउट ऑफ बैटल एस्केप्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि फिर हर कोई किस चीज़ के बारे में इतना परेशान है। मतलब हमने फर्स्ट लाइन में देखा था ना, उसने कहा था कि मैं जो हूँ वो बैटल से जो है वो फ़रार हो गया हूँ, मतलब बच गया हूँ। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है पोइट कि यहाँ पर तो ना तो कोई ऐसी चीज़ है, ना ही गन के चलने की आवाज़ है, और ना ही कोई जो है वो ब्लड शेड है जिससे जो है ये खौफजदा हो रहा है। नेक्स्ट वो कहता है, स्ट्रेंज फ्रेंड आई सैड हेयर इज़ नो कॉज टू मॉर्न। वो जो है जैसे पीछे वाली लाइन में, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन का रेफरेंस जो है वो दोबारा बताया था, सेम वही चीज़ है कि पोइट नोटिस कर रहा है कि दे आर आउट ऑफ वार, और ना ही कोई ब्लड शेड है, ना ही जो है वो साउंड है गन का। और तो और वो जो डेड पर्सन के माइंड को जो है करने के लिए कहता है कि परेशान होने की जो है वो कोई वजह नहीं है यहाँ पर, इस परेशानी के अलावा कि हम सब जो हैं वो मर चुके हैं। None sad that others save the undone years. The hopelessness, whatever hope is yours, was my life also. I went hunting wild. अब इस लाइंस में सेकंड पर्सन जो है वो रिप्लाई कर रहा है। इन लाइंस में जो है वो स्पीकर की बातों से बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं है। वो कहता है कि ये बात ठीक है कि यहाँ पर गम करने की कोई वजह नहीं है। स्पीकर ने पीछे कहा था ना कि हेयर इज़ नो कॉज टू मॉर्न, तो यहाँ पर उसी का रिप्लाई दे रहा है कि यहाँ कोई गम की वजह जो है नहीं है। लेकिन उस चीज़ के अलावा कि जो ज़िंदगी के साल वो गुजारना चाहता था, मतलब वो ज़िंदा रहना चाहता था, वो कभी भी वापस नहीं ले सकता। और नेक्स्ट लाइन में वो स्पीकर्स की तरफ आता है और वो कहता है, जैसे तुम्हारी होप्स हैं, तुम्हारी ड्रीम्स हैं, तुम्हारी एस्पायरेशंस हैं तुम्हारी लाइफ की, सेम मेरी भी थी। बेसिकली वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। वो नेक्स्ट लाइन में कहता है ना, वॉज माई लाइफ आल्सो आई वेंट हंटिंग वाइल्ड, कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को ढूंढने के लिए जो था वो चला गया था, और ये इस काबिल नहीं था कि उस खूबसूरती को जो था वो ढूंढ सकता, क्योंकि उसकी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई। जैसे मैंने पहले बताया कि सेकंड पर्सन की एज जो थी वो छोटी थी और उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, कि तुम्हारे जो ड्रीम्स भी थे, तुम्हारी होप्स भी थी, और इंस्पायरेशंस भी थी, सेम उसी तरह मेरा भी था। नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर्स बट मोक द स्टेडी रनिंग ऑफ द आर। अब यहाँ पे कहता है कि जिस ब्यूटी को वो ढूंढने गया था वो कोई फिज़िकल ब्यूटी नहीं थी, मतलब ना वो किसी की आंखों में और ना ही वो बालों की लट थी,
ब्यूटी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो आसानी से मिल सके। यहाँ पर वो कहता है कि सब लोग जो हैं वो उदास लग रहे हैं, लेकिन जिस खूबसूरती की कहता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर वो खूबसूरती जो है वो उदास हो गई तो इस उदासी के आगे जो है वो उदासी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जिस उदासी की वजह से लोग उदास है ना, तो लेकिन जो रियल ब्यूटी है अगर वो उदास हो गई तो इस उदासी के आगे वो उदासी जो है वो कम पड़ जाएगी। एंड इफ़ इट ग्रीव रिचर देन हेयर, मतलब वही बात कि उस उदासी से जो है वो वाली उदासी जो है वो कम पड़ जाएगी। फॉर माई सॉरी फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव laughed and of weeping something had been left which must die now, I mean the truth untold। अब यहाँ पे कहता है कि मेरी खुशी से बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो खुश होंगे। मतलब अगर वो आदमी ज़िंदा होता तो उसकी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बहुत खुश होते उसकी खुशी को देखकर, और अगर मैं उदास होता तो मेरी उदासी का असर जो था वो दूसरे लोगों पर भी होता। अब वो कहता है कि मैं मर चुका हूँ, अब इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि अब मेरी खुशी में खुश होने वाले जो हैं और या फिर जो उदासी के अंदर उदास होने वाले जो साथी थे वो उसके साथ नहीं हैं। अब जो सेकंड पर्सन है वो कहता है कि मैं मर चुका हूँ। अब वो नेक्स्ट कहता है ना, आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, कि जो अब जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट लाइन है, द पिटी ऑफ वार, द पिटी वॉज डिस्टिल्ड, नाउ मैन विल गो कंटेंट विद वट वी स्पॉइल्ड और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पाइल्ड। अब इन लाइंस के अंदर पोइट क्या कहता है कि जिस ट्रुथ की बात कर रहा हूँ और ये कितनी खौफनाक वार है, और जिस ट्रुथ की बात कर रहा है वो ये कि कितनी खौफनाक जो है वो वार है। पहले वो कहता है कि ये अफसोस की बात है, फिर कहता है कि नहीं ये चीज़ उससे भी बदतर है। वार जो है वो बड़ी हद तक जो है वो सौरो पेन को जो है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट वो कहता है कि वॉर की वजह से आने वाली जो नस्लें हैं उसके साथ रहना पड़ेगा जो उन्होंने तबाह किया है। मतलब जो वो तबाह कर चुके हैं वो उनके साथ जो है उनको रहना पड़ेगा। और जो है वो अलहदा कर देती है कंट्रीज़ को, उनकी लैंड को, उनकी इकॉनमी को, और उनके जो हौसले हैं उनको भी अलहदा कर देती है। लोग वार से परेशान हैं, चाहे वो वार में जीते या हारें। बेसिकली वो यही बात कर रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ जो है मुतमईन ना होंगे तो वो एक दूसरे से जो है वो नफ़रत करते रहेंगे। ये कह लें कि इस जो सेकंड पर्सन है उसको जो है इस बात का जो है वो कह लें कि पछतावा हो रहा है और नदामत जो है वो महसूस हो रही है। They will be swift with swiftness of the tigers, none will break ranks, though nation track from progress। यहाँ पर जो है वो फ्यूचर के बारे में जो है वो प्रोडिक्शंस दे रहा है कि सोल्जर जो हैं फ्यूचर में क्या करेंगे। वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कह लें कि निभाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है नन विल ब्रेक रैंक्स, मतलब कोई भी जो है वो डिसोबे नहीं करेगा। वो यही सोचेंगे कि वॉर एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर पोइट ने जो है कह लेंगे क्रिटिसाइज़ किया है कि कोई भी जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगा वॉर के, कि इसे ख़त्म किया जाए। हर कोई जो है सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में जो है वो मगन है। द नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस, ये भी एक हाश किस्म की जो है कह लें कि पोइट ने जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है वॉर पर, कि दे गो टू वॉर टू मेक प्रोग्रेस फॉर द नेशन नॉट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि वो जो हैं वॉर में इसलिए जाते हैं कि वो प्रोग्रेस कर सकें अपने नेशन को, ना कि उसको जो है एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है उस चीज़ को ले जाएं। नेक्स्ट लाइन है, करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री। अब इन दो लाइंस के अंदर जो है वो सेकंड स्पीकर जो है अपने गुजरे हुए जो दिन हैं उनको जो है वो देख रहा है, मतलब उनको याद कर रहा है जब वो सोल्जर था। तो वो अपने आप को जो है वो अक्लमंद कहता है, बहादुर जो है महसूस करता है, और इसके अलावा एक्सपर्ट अपने आप को जो है वो कहता है। अपनी ड्यूटी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अंजाम दे रहा होता है। अब यहाँ पर ये एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो बता दी है। अब ये उसने क्यों बताई, क्योंकि वॉर की वजह से उसकी लाइफ जो थी वो एंड हो गई थी। अब वो हमेशा के लिए जो है वो इस हेल में रहेगा। नेक्स्ट लाइन है,
to miss the march of this retreating world into vain citadels that are not valid। अब यहाँ पे वो जो सारी खूबियाँ जो थी उसने जो प्रीवियस लाइन है उसके अंदर बताई थी कि वो सारी जो है वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि हम आगे जाने की बजाय जो है वो पीछे की तरफ जा रहे थे। अब मैं वर्ल्ड को पीछे की तरफ जाता नहीं देख सकूँगा, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि बर्बादी की तरफ जो जा रहे हैं उस बर्बादी की तरफ जो है वो जाता हुआ नहीं देख सकूँगा। सोल्जर जो है वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं, मतलब वो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो किसी चीज़ के लिए जो है वो नहीं लड़ते और आखिर में उनको जो है वो कुछ नहीं मिलेगा सवा बर्बादी के, और वॉर में कोई भी चीज़ उनकी जो है वो हिफाजत नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट लाइन है लाइन 34 एंड 36। देन व्हेन मच ब्लड हैड क्लॉग्ड देयर कैरेट व्हील्स आई वुड गो अप एंड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स। यहाँ पे पोइट जो है वो इमेजिनेशंस के अंदर जो है वो कह रहा है कि अगर मैं ज़िंदा होता तो जो पहिए खून से भरे होते हैं तो मैं उनको जो है वो वॉश कर देता अपनी मिठास से, मतलब अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं उन्हें समझाता कि ये खून खराबा जो है इसमें कुछ नहीं रखा, कोशिश करता उन लोगों को समझाने की कि अपने दरमियान में जो तुम लोगों के दरमियान में जो नफ़रत है उसको ख़त्म करो, जो लोग एक दूसरे से जो है वो करते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट। अब यहाँ पे जो उन सच्चाइयों से जो है वो रूबरू करवाता है जिनसे वो बेखबर थे, मतलब जिन चीज़ों को हम जितनी मर्ज़ी छुपा लें लेकिन वो छुपती नहीं है, तो वो उसी सच्चाई के बारे में कह रहा है कि मैं उस सच्चाई को जो है वो उनके रूबरू करवाता हूँ जिससे वो बेखबर थे। नेक्स्ट लाइन है आई वुड हैव poured my spirit without stint but not through wound not on the case of war forehead of man have bled where no wounds were। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि मुझसे जितना भी होता मैं काम करता, लेकिन दोबारा जो है वो मैं वॉर में नहीं जाता या फिर दोबारा वॉर नहीं करता, मतलब वॉर में पार्टिसिपेट ना करता। नेक्स्ट लाइन है ना फॉर हेड वाली, तो उसमें क्या बताता है कि ज़रूरी नहीं है वॉर में जो है वो खून बहे, इसके साथ साथ कहते हैं कि मेंटली जो है वो ट्रॉमास भी होते हैं, मतलब फिज़िकल पेन के साथ साथ जो मेंटली ट्रॉमास हैं वो भी होते हैं, और मेंटल ट्रॉमास के अंदर जो है वो खून नहीं बहता लेकिन सफरिंग जो है वो उतनी ही होती है। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनको फ़िज़िकल मतलब सिर्फ फ़िज़िकल सफरिंग के साथ साथ जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो उनको अज़ियतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 40 आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड। अब इस लाइन के अंदर जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा वही एनिमी हूँ जिसको तुमने जो है वो मार दिया था, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, चीज़ें मरने के बाद जो है ये दिखाया गया है कि टोटली डिफरेंट हो जाती हैं, मतलब पहले से ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, मतलब वॉर में जब ये लड़ रहे थे ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, अब वो दोनों ही हमेशा के लिए जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो हेल में रह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है आई न्यू यू इन दिस डार्क for you as you frowned yesterday through me as you dabbed and killed I parried but my hands were loose and cold let us sleep now। अब इन लाइंस के अंदर क्या कहा है पोइट ने, सेकंड पर्सन ने जो है वो फर्स्ट पर्सन को कह लें कि उसने जो है वो पहचान लिया है। वो कहता है कि आई न्यू यू इन दिस डार्कनेस, वो कहता है कि मैंने तुम्हें जहन्नम की जो है वो इस स्याही के अंदर जो है पहचान लिया है। कहता है कि तुमने कल मुझे जो है वो खंजर मारा और मुझे जो था वो मार डाला था। हमारा जो स्पीकर है वो सेकंड पर्सन को जो है वो मारने लगता है तो वो अटैक को जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है, जैसे वो यहाँ पे कहता है ना आई पैरिड बट माई हैंड्स वर लोथ एंड कोल्ड, कि जब उसने अपने आप को उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो जंग में लड़ के जो है वो थक चुका होता है, या फिर वो ये भी कह लें कि मरना चाहता है, और हम ये भी कह सकते हैं या फिर वो जो है वो सरवाइव करना चाहता है और इसलिए जो है वो उस अटैक को जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और लास्ट में वो कह देता है लेट अस स्लीप नाउ, कि चलो अब हम जो हैं वो सोते हैं। इस पोएम के अंदर जो है वो पोइट ने जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शो किया है वॉर के अंदर, कि वॉर के अंदर सिर्फ जो है वो तबाही होती है और जो लोग हैं जो नेशन है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाती बल्कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और वॉर का थीम जो है इसके अंदर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो इसके अंदर हमें जो थीम्स नज़र आते हैं वो है रिकॉन्सिलेशन एंड सॉलिडिटी, और इसके अलावा द पावर ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं, और मैंने वॉर का पहले बताया, और हम ये भी कह सकते हैं द हॉरर्स ऑफ वॉर, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम का। इसके अलावा इसके अंदर सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा पोइट ने यूज़ किए हैं, जैसे टनल का, ब्लड का, और कैरेट व्हील्स का, स्वीट वेल्स का। यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब